नमस्कार। आज एक बार फिर आपके सामने हम पेश हैं एक नई टॉपिक के साथ। टॉपिक जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। तो इसे शॉर्ट में एजी भी कहते हैं। ये क्या होता है और इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमने मुख्य बिंदुओं को लिख दिया है जिस पर आज हमारी चर्चा का प्रमुख केंद्र रहेगा। जैसे कि चर्चा का प्रमुख बिंदु है परिचय। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये भारत के महान्यायवादी होते क्या हैं। उसके बाद इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कौन करता है, कितने समय के लिए होती है, इनका वेतन किस प्रकार से दिया जाता है, इनकी पात्रता क्या है, उसकी योग्यता क्या है। कहने का मतलब इनको अगर बाहर निकालना है, पद से त्याग इनको देना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में इनके कर्तव्य क्या हैं, ये कौन से कार्य के लिए नियुक्त होते हैं, कार्य क्या करते हैं, और उसके बाद इनको जो विशेषाधिकार जो दिए गए हैं सांसदों की तरह, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर उसकी सीमाएं, मतलब ये किस हद तक इनको अधिकार दिए गए हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी की अगर बात करें तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 76 जो कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी है होगा। और इसमें सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये मोटा मोटा होते क्या हैं। जिस तरह से आप कभी कानूनी पचड़े में जब फंसते हैं तो अपने लिए एक वकील करते हैं आप, ठीक है, और वो वकील आपकी सारी बातों को आपके फेवर में बोलता है, कहाँ, न्यायालय के समक्ष। ठीक उसी तरह अगर भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कहा जाए तो भारत का महान्यायवादी ही होता है। भारत में भारत सरकार के संबंधित जितने भी न्यायालयों में इसका पक्ष रखना है, ये सारे पक्ष भारत का महान्यायवादी ही भारत की तरफ से रखता है, भारत सरकार की तरफ से रखता है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप अपने लिए एक वकील करते हैं, उसी तरह भारत सरकार भी अपना एक वकील रखती है, जो वकील न कर करके उसको हम भारत का महान्यायवादी नाम देते हैं। देखिए, जिस तरह से आप एक वकील को उसके लिए एक फीस देते हैं, आप पहले से ही तय कर देते हैं एक फीस कि आप इतना पैकेज ले लीजिए और इस मुकदमे का पूरा निपटारा हम करेंगे। आप ये नहीं कि आप उसको एक वेतन दे रहे हो, ऐसा आप भी नहीं करते हैं। तो ऐसा भारत सरकार भी नहीं करती है। भारत सरकार इनके वेतन की अगर बात करें, अभी हम चर्चा करेंगे, पहले मोटा मोटा आपको बताना चाह रहे हैं। अगर इनके वेतन की बात अगर हम करें तो इनके वेतन के लिए भी भारत सरकार एक तरह से समझ लीजिए कि पैकेज की बात करती है। एक चीज और है, इसे भारत का जो महान्यायवादी होता है, इसमें कहा जाता है कि इस जो सरकार के साथ ही आता है और सरकार के साथ ही चला जाता है। वो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से आप अपने मनपसंद वकील को रखते हैं, उसी तरह जब सरकारें भी चेंज होती हैं तो सरकारें भी अपने मनपसंद वकील को रखती हैं। और वो अपने मनपसंद वकील को तब तक रखती जब तक उनकी सरकार रहती है। जब उनकी सरकार जाती है तो उसके साथ जो उनके द्वारा जो नामित महान्यायवादी है वो भी चला जाता है। हालांकि आप जानते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति का कोई भी कदम आप जानते हैं कि बगैर मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सलाह के बगैर कोई भी काम वो नहीं करता है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें, अब आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में ये बताया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। परिचय में अगर हम पहली चर्चा करना शुरू करें तो हम यही जानेंगे कि आर्टिकल 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति स्वयं इसकी नियुक्ति अपने मन से नहीं करता है। राष्ट्रपति एक तरह से देखा जाए तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति करता है। मंत्रि परिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति करता है। आप मंत्रिमंडल भी लिख सकते हैं,
आपको मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में मैं अंतर समझा दिया हूँ कि ये एक बड़ा दायरा है, एक छोटा दायरा है, लेकिन वो इसमें वरिष्ठ मंत्री इसी में रहते हैं। किसमें? मंत्रिमंडल में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा कुल मिलाकर देखा है तो प्रधानमंत्री का मुख्य ताकत उसके हाथ में है, और महान्यायवादी की नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति इनसे सहमति लेता है, उसके बाद इनकी नियुक्ति करता है। परिचय में आपको बहुत कुछ नहीं जानना है, और आपको मैंने ये परिचय बता ही दिया कि ये एक विधिक सलाहकार होता है, भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। भारत सरकार के सारे मुकदमे जिस भी हाईकोर्ट में या उच्च न्यायालय में, प्रत्येक राज्यों के हाईकोर्ट में भी अगर कोई मुकदमा भारत संघ के, जैसे आपने कई मामले पढ़े होंगे, तो जहां भारत संघ से किसी और से मामला चलेगा, किसी भी व्यक्ति से या किसी संस्था से या किसी राज्य से, तो वो सारे मुकदमों का पैरवी करने का काम, एक तरह से वकील का काम भारत का महान्यायवादी ही करता है। आर्टिकल 76 में है, नियुक्ति कौन करता है मैंने बता दिया आपसे। देखिए, नियुक्ति के संबंध में आपने जान ही गया कि राष्ट्रपति करते हैं। वेतन और भत्तों का निर्धारण मैंने पहले ही कह दिया कि राष्ट्रपति के द्वारा ही उनकी वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। हाँ, एक बात है कि इनके वेतन जो उनको पैकेज दिया जाता है, जितने भी वर्ष के लिए वो होते हैं, जो उनको भी वेतन दिया जाता है उस दौरान, इसके अलावा जब वो मुकदमे कोई देखते हैं तो उन मुकदमों की जो फीस होती है उनको अलग से उसका भत्ता भी राष्ट्रपति द्वारा जो निर्धारित होता है वो दिया जाता है। अब इनकी पात्रता की बात अगर कर लें, इनकी योग्यता की बात कर लें अगर, कि ये किस तरह का व्यक्ति आपको होगा तो राष्ट्रपति उसे महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको महाधिवक्ता बनना है तो आपके अंदर वही वाली क्वालिटी होनी चाहिए। कौन वाली? जो एक सुप्रीम कोर्ट की जज की होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है, अर्थात वही सेम क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, वो महान्यायवादी के अंतर्गत हो। वो जो महान्यायवादी के अंदर, उसके अंदर ये गुण होनी चाहिए। कौन से गुण? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का। तो हमारा परम कर्तव्य है कि पहले जान लें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की क्या योग्यता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में बनने के लिए यही योग्यता अगर हम इसमें लागू कर दें तो इनको 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में ये एक तरह से वकालत किए हों, ठीक, या फिर 5 वर्ष तक ये जो है क्या हो, 5 वर्ष तक ये वहां पर स्वयं न्यायाधीश रहे हों। ठीक है, क्या रहे हो? न्यायाधीश। अगर इसमें से कोई योग्यता वो पूरी करते हैं, चाहे 10 साल तक वकालत किए हैं, चाहे वो 5 साल तक लगातार कहीं किसी भी न्यायालय में, हाई कोर्ट में जज रहे हों, तो भी ये महान्यायवादी बनने की योग्यता ये फुलफिल कर देते हैं, रख सकते हैं। इनको आप राष्ट्रपति जी रख सकते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब इनके निष्कासन की बात करें और त्यागपत्र की बात करें तो पहली चीज तो ये है कि अगर उनको स्वयं त्यागपत्र देना है तो नियुक्ति अथॉरिटी इनका राष्ट्रपति ही है, तो वो राष्ट्रपति को अपना संबोधन दे करके क्या कर सकते हैं? त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को संबोधित करके ये जो है, ये राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं। किसको संबोधित करके? तो राष्ट्रपति को ये संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं। और निष्कासन की बात इनको अभी कोई इनकी बात अगर की जाए अगर संविधान में, तो संविधान में इनके अवधि की बात पूरी तरह से नहीं की गई है। इसमें केवल यही लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। तो वही वाली बात जो मैंने सबसे पहले बताया कि ये भारत सरकार के जो है, जब में जो भी सरकारें आती हैं उसके साथ ही आते हैं और उन्हीं के साथ ही चले जाते हैं, वही वाली रीति यहाँ चलती है। तो इनका कोई इस तरह से कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है।
अब बात करते हैं कर्तव्य और कार्य का क्या है, इनका कर्तव्य क्या है, इनका कार्य क्या है। देखिए, आपको अगर कार्य की बात करें तो जो ये कार्य का चर्चा की गई है, ये कार्य की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के सब क्लास 2 में, यानी 76 के सब क्लास 2 में इनके कार्य के बारे में बताया गया है कि ये कौन कौन से कार्य करेंगे। तो अगर हम इनके पहले कार्य की बात करें तो ये भारत सरकार को क्या करते हैं, भारत सरकार को सलाह देते हैं। क्या देते हैं, सलाह देते हैं, भारत सरकार को सलाह देते हैं। ठीक है, और क्या होता, कैसे सलाह देते हैं, और इसमें जो है कि राष्ट्रपति द्वारा जो अन्य कार्य उनको दिए जाते हैं वो सारे काम भी ये कार्य करते हैं। दूसरा चीज है कि राष्ट्रपति द्वारा अन्य जो कार्य दिए जाते हैं, अन्य जो विधिक कार्य दिए जाते हैं, आप विधिक लिखेंगे तो ठीक रहेगा, विधिक कार्य जो दिए जाते हैं उसका भी निष्पादन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर तीसरी बात अगर हम देखें इनको, तो भारत सरकार की ओर से इनका कार्य है कि भारत सरकार की ओर से, हमने पहले ही बताया कि भारत सरकार की ओर से क्या करते हैं, ये जितने भी हाई कोर्ट हैं, और हमारे देश में तो ये सुप्रीम कोर्ट एक ही है, तो उसमें ये उपस्थित होते हैं। कोई भी कार्य पड़ता है तो अगर, तो यही उपस्थित होते हैं एक वकील के रूप में। भारत सरकार के जितने भी अपने देश में हाई कोर्ट हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में इनको बुलाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, चौथी बात अगर देखी जाए इनकी, तो चौथी बात में बताया गया है कि एक चीज इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143 अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 143 क्या है, आर्टिकल 143 है कि जो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श मांगता है। ठीक है, जो आर्टिकल 143 में जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा जाता है, इस परामर्श जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कौन मांगता है, तो परामर्श मांगते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक, अब इस परामर्श में राष्ट्रपति जी जब परामर्श मांगते हैं तो ये जो बीच का वाद विवाद चलता है आपस में उनके बीच एक तरह से सेतु का काम करते हैं, और यहाँ ये परामर्श लेना और मानना, ये सारी बातें वे एक तरह से भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति की ओर से जाते हैं। और ये जो परामर्श वाली बात है राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से लेने की, वो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से जाकर के एक तरह से उनका प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति का। भाई राष्ट्रपति डायरेक्ट थोड़ी जाता है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और जजों से बात करेगा और अन्य मुद्दों पर चर्चा करके उनसे परामर्श लेगा। वो परामर्श के लिए अपने तरफ से महान्यायवादी को नियुक्त कर देता है, कौन, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की तरफ से ये स्वयं जाते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो आर्टिकल 143 का अप्रत्यक्ष प्रयोग जो करता है राष्ट्रपति, वो इन्हीं से करवाता है। किससे, महान्यायवादी से ही कराता है। तो इस तरह से आपने देखा कि परामर्श की शक्ति का भी प्रयोग इस तरह से उनके संविधान में किया गया है। और है कि अन्य कोई कानूनी कार्य अगर कोई है, आप अन्य लिख सकते हैं। अब अन्य परिस्थितियों के अनुसार है, अन्य जो कानूनी जो है कार्य जो दिए जा सकते हैं, कानूनी कार्य कोई भी हो, अब चाहे वो किसी से मुकदमे का हो या कोई अन्य कार्य हो, जो भी हो कानून से संबंधित हो, वो सारे काम वो भारत का महान्यायवादी ही करता है। ठीक है, हाँ, कोई भी कानून में अगर रक्षा करनी है, न्यायालय की अवमानना कहीं हुई है, उसके बारे में मुकदमा दायर करना है भारत सरकार की तरफ से, तो भी भारत का महान्यायवादी भी यही काम देखता है। ठीक है, इस तरह से इसके कार्य हो गए। अब क्या है, ये इतना सब करने के बाद इसमें एक चीज उसको है कि ये सरकारी कर्मचारी की गणना इसमें नहीं होती है। ये सारे काम जो करता है वो चूंकि
एक तरह से सरकार के साथ ही ये चला भी जाता है, तो इसको अपनी स्वयं की जो प्रैक्टिस है, एक वकील तो है ना, तो ये स्वयं की प्रैक्टिस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस करना छोड़ देगा, मतलब किसी भी न्यायालय में अपना किसी और का मुकदमा ये नहीं देख सकता है या प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कर सकता है। लेकिन वे सारे मुकदमे ये नहीं देखेगा जिसमें भारत सरकार के कहीं न कहीं से प्रभाव हो। ठीक है, अगर भारत सरकार के विपक्ष में ये नहीं कहीं वो भारत सरकार के ही विपक्ष में मुकदमा देखना शुरू कर दे, ये सारी शर्तें बताई गई हैं कि वो केवल प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन भारत सरकार से संबंधित कोई ऐसे मुकदमा नहीं देखेगा जिसमें कहीं से भी उसे उसके दायित्व का लाभ पाकर कोई अन्य व्यक्ति जो है भारत सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सके या मुकदमा कर सके। ये सारे मुकदमे से उसको बाहर रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज हुई। और साथ में ये जो है ये सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता है। किसमें? सरकारी सेवक ये जो होते हैं इनकी श्रेणी में ये नहीं आता है। ठीक, एक तरह से आप देखते हैं प्राइवेट व्यक्ति की तरह हो गया एक तरह से कि पैकेज पाया, काम किया, और जब पैकेज खत्म, काम खत्म, पैकेज खत्म, वो अपना भी काम देख रहा है। तो इस तरह से वो सरकारी सेवकों श्रेणी में नहीं आता। और कभी भी, मैंने बात बताया कि कभी भी यह जो है भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं देख सकता। मुकदमा में ये भाग नहीं ले सकता। ठीक है, कहने का मतलब वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन कभी भी भारत सरकार के खिलाफ ही वो मुकदमा की प्रैक्टिस थोड़ी कर देगा वो। ठीक है, तो इससे इसको प्रतिबंधित किया गया। प्रैक्टिस से छूट है लेकिन मुकदमे की छूट नहीं है। ऐसा मुकदमा ना हो कि जो भारत सरकार के खिलाफ ही ये मुकदमा लड़ना शुरू कर दे। ठीक है, इस तरह से इसके कुछ हो गए, आपके कार्य हो गए। अब अधिकार और सीमाओं की बात अगर करें हम, तो इसमें इसको कई तरह से अधिकार प्राप्त हैं। और इसको अधिकार एक तरह से देखा जाए तो जो संसद का विशेषाधिकार, जो हमारी अगली टॉपिक होगी, संसद के विशेषाधिकार में भी इसके सारे अधिकार प्राप्त हैं। जितने की अनुच्छेद 105 में अभी विशेषाधिकार जो हम संसद के जो दिए गए हैं, सारे आर्टिकल 105 के विशेषाधिकार इसको भी प्राप्त हैं। किसको? भारत के महान्यायवादी को भी सारे वही अनुच्छेद जो 105 में संसदीय विशेषाधिकार जो दिया गया है, वो सारे संसदीय विशेषाधिकार भारत के महान्यायवादी को दिया गया है। अब अगर इनकी बात की जाए सीमाओं की, तो हाँ एक चीज और है इसमें, ये संसद के सभी कार्यवाहियों में क्या हो सकता है? ये संसद के सभी कार्यवाहियों में, संयुक्त अधिवेशनों में ये भाग ले सकता है, भाषण भी दे सकता है, लेकिन किसी भी पक्ष में, विपक्ष में ये वोटिंग नहीं कर सकता है। किसी भी पक्ष में, विपक्ष में कोई मुद्दा अगर है, उस पर अगर वोटिंग हो रही है लोकसभा में, राज्यसभा में, या संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया उसमें वोटिंग हो रही है अनुच्छेद 108 के तहत, तो उसमें ये प्रतिभाग तो कर सकता है, उसमें अपनी अभिव्यक्ति भी दे सकता है, ये अभिव्यक्त भी कर सकता है अपनी विचार को, लेकिन ये कहीं भी किसी भी तरह की वोटिंग नहीं कर सकता है। ये चीज भी आप जान लें। इसके अलावा कहा गया है कि इसकी जो एक तरह से जो भाई भारत सरकार का ये वकील है, तो पूरी एक कह लें तो इसमें वकीलों की पूरी बड़ी फौज होती है इसके सहयोग के लिए, जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो महाधिवक्ता और सहायक महाधिवक्ता अगर हम कह लें इसको, तो इसमें मुख्य रूप से इसके सहायता के लिए कि भारत के सॉलिसिटर जनरल, कौन से? सॉलिसिटर जनरल और प्लस कौन? सॉलिसिटर जनरल और प्लस अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, कौन? सॉलिसिटर जनरल। ठीक, इसके अलावा अन्य वकील की फौज भी होती है, अन्य वकील भी इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अधिवक्ता लिख ले आप,
ठीक है। अन्य अधिवक्ता भी इसमें होते हैं। मुख्य रूप से इनके सहयोग के लिए सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ये सारे लोग मिल करके इस महान्यायवादी की सहायता करते हैं और ये महान्यायवादी जो है भारत सरकार के वकील के रूप में काम करता है। तो ये सारी बातें हो गई कि कहां कहां तक होता है ये। हालांकि इसमें वेतन और पदावधि के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। इसमें कार्यकाल के बारे में उल्लेख नहीं, मैंने ये भी बता दिया आपको कि कहीं भी भारतीय संविधान में इसके कार्यकाल के बारे में उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये बना रहता है। ठीक है। हाँ, एक चीज और इसमें मैंने बताना है कि 1987 के नियम के अनुसार, सेवा शर्त के नियम के अनुसार, अगर इसको हटाना हो, अगर 1987 में एक सेवा शर्त आया था, 1987 के नियम में एक सेवा शर्त जारी हुआ था। इस सेवा शर्त के अनुसार, हालांकि कहीं और कुछ लिखा नहीं गया इसके कार्यकाल के बारे में, लेकिन अगर इसको आकस्मिक रूप से अगर हटाना है तो कम से कम 3 माह पूर्व इनको सूचना देनी पड़ती है। 3 माह पूर्व, ठीक है। 3 माह पूर्व आप जो है महान्यायवादी को सूचना दे करके इनको अपने पद से हटा सकते हैं। अगर ये स्वयं चाहता है अपने पद से त्यागपत्र देना, तो ये स्वयं राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। बस, इसमें कुछ और ज्यादा है नहीं। और एक चीज और है कि इसमें संचित निधि से इसको धन मिलता है। जो भारत की संचित निधि होती है, संचित निधि से इसका भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जो तत्कालिक सरकार होती है उसके द्वारा। ठीक है। तो उम्मीद है हमारे द्वारा बताई गई सही जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी। आप अगर जो भी चीज पूछना चाहते हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।